Hello students, good morning to all. This video lecture is about oxidative phosphorylation part 3. पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक कंटेंट्स थे उन सब के बारे में स्टडी किया, इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सीखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, सिस्टम्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किस तरह से आपकी प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होती है, हम इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहते हैं या रेस्पिरेशन टर्म भी इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दिस इज़ द लास्ट पोर्शन। और जो भी हमारा जो मेन पर्पस है कि हमने जो भी फूड मॉलिक्यूल को हमने ऑक्सीडाइज किया थ्रू ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, और फिर हमने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स थे उनको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लेके आए। तो जो अल्टीमेट गोल था हमारा एटीपी प्रोडक्शन, किस तरह से एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ऑक्सीडेटिव पार्ट हमने वीडियो 1 और वीडियो 2 में समझा। अब हम फॉस्फोराइलेशन वाला जो पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। ये आप पिछली दो वीडियो में आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, इसको आप बार बार देख चुके हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात की थी थ्रू द 4 डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया और इसकी मूवमेंट की वजह से प्रोटॉन्स जो थे उन्होंने उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे हम कीमियोस्मोटिक मॉडल कहते हैं या विक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ, टोटल 10 प्रोटॉन्स का मूवमेंट जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होता है, और इसकी वजह से जो मैट्रिक्स है वो नेगेटिवली चार्ज जाती है एंड जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज जाता है। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट बनी इसका आगे क्या यूज़ होने वाला है इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। इस पिछले वीडियो में हमने ये भी समझा कि एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट या प्रोटॉन पोटेंशियल ग्रेडियंट जो डेवलप होती है उसको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से उसको एटीपी सिंथेसिस में मूव किया जाता है। तो यहाँ पे आप 4 सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम देख पा रहे हैं, दिस इज द सिस्टम 5th। ठीक है, इसे हम एटीपीएज या एटीपी सिंथेज सिस्टम कहते हैं। F0 F1 एटीपीएज, ठीक है, और F1 F0 एटीपी सिंथेज, ये दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन है, लेकिन दोनों फंक्शंस इसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। डिपेंड होता है सिचुएशंस कैसी हैं इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे F0 और F1 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो भी मैट्रिक्स साइड में है वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक और यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स का जो है वो मूवमेंट यहाँ पे शो किया हुआ है कि प्रोटॉन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स साइड में मूव करते हैं और एटीपी का सिंथेसिस, ये दोनों चीज़ें आपको मैट्रिक्स साइड में दिखाई गई हैं। तो एक्चुअल में जो बेसिक फंडामेंट है वो ये कि जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से बनी थी वो प्रोटॉन वापस से मूव करता है थ्रू दिस F0 F1 एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये एटीपी प्रोटॉन्स जो है ये मूव करते हैं और इसकी मूवमेंट की वजह से एटीपी का सिंथेसिस होता है। कैसे होता है ये हम आगे डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे जो F1 और F0 है इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो F1 जो है ये आपका मेम्ब्रेन स्पेस मैट्रिक्स साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि F0 जो है ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन में इंटरडिजिटेड रहता है। F1 जो है ये बेसिकली क्या करता है, इसके साथ में ADP एंड PI मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, F1 के साथ में 2 मॉलिक्यूल्स अटैच हैं, ADP एंड PI। इस तरह से ये एक मैकेनिज्म की तरह, एक सिस्टम की तरह वर्क करता है। यहाँ पे आप देखेंगे ADP एंड ATP, ADP प्लस PI इज इक्वल टू ATP। तो इनके बीच में जो प्रोसेस है दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं जीरो होता है। दैट मीन्स कि ADP प्लस PI जो कि F0 में प्रेजेंट रहता है और ATP जनरेशन जो होता है उसके बीच में एनर्जी का कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो ये जो प्रोटॉन की जो ग्रेडियंट मूव करती है तो एक्चुअल में क्या होता है, ATP का सिंथेसिस तो हो नहीं रहा है, एक्चुअल में ATP का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, ATP इज ऑलरेडी फॉर्म्ड देयर। तो ये जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट है ये क्या कर रही है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट एक्चुअल में ADP प्लस PI को कंबाइंड करवाती है और ATP को रिलीज करवाती है।
एक्चुअली जो F1 की एफिनिटी है वो ADP एंड PI के लिए होती है, ठीक है। ADP एंड PI को वो कंबाइन करके ATP बनाता है, लेकिन ATP को रिलीज नहीं करता है। तो ये जो प्रोटॉन की ग्रेडियंट है ये एक्चुअल में उस ATP को रिलीज करवाने में हेल्प करती है। On the enzyme surface, the reaction ADP plus PI is equal to ATP plus H2O is reversible. That is, the free energy change is zero. This is much difference in the solution. ATP synthase stabilize the ATP related to ADP plus PI by binding ATP more tightly. This binding energy drive the equilibrium towards the formation of ATP. प्रोटॉन की ग्रेडियंट जो है वो क्या करवाती है, इस ATP को रिलीज करवाती है फ्रॉम द एंजाइम। ये हमने अभी डिस्कस किया। Although ATP synthase equilibrate the ATP plus ADP plus PI in the absence of proton gradient and newly synthesized ATP does not leave the surface of the enzyme. तो ATP जो है वो आपका पहले से भी बन जाता है, क्योंकि ADP plus PI और ATP कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की एनर्जी जो होती है वो इक्वल है, इक्विलिब्रियम में चलती है प्रोसेस, ठीक है। तो अगर पहले से बन रहा है तो ये जो ATP की ग्रेडियंट मूव करती है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट जो मूव कर रही है, ये एक्चुअल में इस बने हुए ATP को रिलीज करवाने में हेल्प करती है। In a reaction catalyzed by the ATP synthase, release of ATP from the enzyme, not the formation of ATP, is the major energy barrier. आप यहाँ पे देख सकते हैं टिपिकल एंजाइम जो है ये क्या करवा रहा है, आपका ATP से ADP के सिंथेसिस को करवा रहा है, लेकिन जो ATP सिंथेस है ये आपके इस बने हुए ATP को रिलीज करवाने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे आप फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स जिसकी हमने बात की थी ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ATP सिंथेज जो है इसके दो पोर्शन होते हैं, F1 एंड F0। F1 जो होते हैं ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, जबकि F0 जो है ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये मेम्ब्रेन में अटैच्ड रहता है। ईच बीटा सब यूनिट हैज F1 जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो F1 में आपको कितने सब यूनिट्स नजर आ रही हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये इतनी यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। अल्फा की 3 यूनिट्स होती हैं, बीटा की भी 3 यूनिट्स होती हैं, गामा बीच में प्रेजेंट होता है, डेल्टा एप्सिलॉन जो होती हैं इनके थ्रू ये अटैच रहता है F0 पोर्शन से, ठीक है। तो F0 क्या है, आपका एक रोटेटर की तरह है, गामा उस पर एक स्टैंड की तरह। तो फुट एंड जो लेग वाला रिलेशन है वो आपका गामा और एप्सिलॉन के बीच में होता है। तो एप्सिलॉन जो है वो रोटेट होता है, ठीक है, और एप्सिलॉन के रोटेट होने से गामा रोटेट होता है, और इन गामा के साथ में आपके अल्फा बीटा की जो एक चेन है वो अटैच होती है। तो अल्फा 3 यूनिट्स, बीटा 3 यूनिट्स एक दूसरे के साथ में एडजेसेंटली अटैच रहते हैं। एक सर्कल बना हुआ होता है जिसमें ऑल्टरनेटिवली अल्फा बीटा इस तरह से प्रेजेंट रहता है। गामा एंड फुट जो है ये आपका लैग एंड फुट की रिलेशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एप्सिलॉन जो है इसको अटैच करता है आपके F0 वाले पोर्शन से। F0 क्या है, F0 इज मेम्ब्रेन एम्बेडेड सिलेंडर ऑफ C सब यूनिट। इसमें C सब यूनिट कितनी होती हैं, C10 होती हैं, अटैच टू द शाफ्ट मेड अप ऑफ द C1 सब यूनिट गामा के साथ ही अटैच रहता है, एंड एप्सिलॉन as the proton flow through the membrane from the p side to n side, positive side to negative side through the F0, the cylinder and shaft rotate and beta subunit of the F1 change the conformation as the gamma subunit associate with each turn। ये आपको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड में करूँगी कि एक्चुअल में हमने क्या बात की। जैसे ही प्रोटॉन की ग्रेडियंट मूव करती है इस F0 से, तो क्या होता है, लैग एंड फुट का जो रिलेशन आपका एप्सिलॉन गामा में है उसकी वजह से गामा रोटेट होता है, और गामा हमेशा बीटा सब यूनिट के साथ में अटैच होता है। अल्फा और बीटा की बीटा सब यूनिट के साथ में अटैच होता है। तो जैसे ही गामा रोटेट होता है बीटा सब यूनिट का कन्फर्मेशन चेंज होता है, और इस कन्फर्मेशन की चेंज की वजह से ATP का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रोटेशनल कैटालिसिस इज द की टू द बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म फॉर द ATP सिंथेसिस। एक्चुअल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्फा बीटा 6 सब यूनिट्स हैं इन टोटल, और जो ग्रीन कलर का एरो है ये आपका गामा सब यूनिट को शो करता है। तो गामा सब यूनिट जो है ये जिस भी बीटा के साथ अटैच होती है वो बीटा होता है जो ATP को लिबरेट करता है, क्लियर। गामा सब यूनिट का एरो आप वहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे बीटा सब यूनिट ATP को रिलीज कर रही होती है। ATP जो है यहाँ पे जो बीटा सब यूनिट है ये 3 कन्फर्मेशन में आपको देखने को मिल रहा है। एक कन्फर्मेशन में ADP प्लस PI अटैच है, एक कन्फर्मेशन में ATP अटैच है, और एक कन्फर्मेशन में ATP रिलीज्ड है, यानी एक कन्फर्मेशन में बीटा एम्प्टी है। इन 3 कन्फर्मेशन में बीटा सब यूनिट प्रेजेंट रहती है। अल्फा सब यूनिट का यहाँ पे रोल नहीं होता है।
अल्फा सबयूनिट जस्ट अटैच्ड है, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है इसका अननोन है। तो एक्चुअल में हम बात कैसे करें गामा सबयूनिट एंड बीटा सबयूनिट की। गामा सबयूनिट जैसे ही रोटेट होती हैं वो बीटा सबयूनिट की डिफरेंट कन्फर्मेशन से अटैच होती है, लेकिन वो जिसके साथ अटैच होगी वो होगा जहाँ से एटीपी रिलीज होगा। ऑलरेडी फॉर्म्ड एटीपी विल गेट रिलीज्ड फ्रॉम दिस बीटा सबयूनिट। बीटा सबयूनिट में एडीपी प्लस पीआई भी है और एटीपी भी है, लेकिन जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट मूव करता है ये एटीपी रिलीज्ड होता है फ्रॉम दिस बीटा सबयूनिट। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पर रोटेशन एक एटीपी, पर रोटेशन 3 एटीपीज जो है वो रिलीज होते हैं। अब हम इसको देखते हैं। कन्फर्मेशन चेंजेस सेंट्रल टू दिस मैकेनिज्म आर ड्रिवन बाय द passes of proton through the F0 portion of ATP synthase. F1 complex has 3 non-equivalent adenine nucleotide binding site beta ATP conformation which binds ATP tightly. Beta subunit से ATP tightly bound है. The beta ADP conformations and beta empty very loose binding conformation. Proton motive forces cause the rotation of central shaft gamma subunit shows as a green arrowhead which come into contact with each alpha beta subunit pair in succession. This produces a cooperative conformational changes in which beta ATP site is converted to beta empty conformation. ठीक है, तो बीटा ATP को आप बीटा एम्प्टी कर रहे हो, मतलब आप एटीपी को रिलीज करवा रहे हो। कैसे रिलीज हो रहा है? ये प्रोटॉन ग्रेडियंट की मूवमेंट की वजह से। और इससे हम क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ बाउंड एडीपी प्लस पीआई टू फॉर्म एटीपी एंड द बीटा एम्प्टी साइट बिकम बीटा एडीपी साइट। और ये जो बीटा एम्प्टी साइट होती है एक्चुअल में फिर ये क्या बन जाएगी? एडीपी साइट बन जाएगी। जैसे इसके साथ में पीआई बाइंड होगा एडीपी प्लस पीआई में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो की रोटेशन है अल्फा गामा सबयूनिट का और अटैचमेंट है बीटा सबयूनिट के साथ, ये एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है पूरी स्टोरी का। जो मेन रोल है वो इन लोगों का होता है। तो जैसे ही प्रोटॉन ने ग्रेडियंट मूव किया ये एक रोटेटरी इंजन की तरह वर्क करता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे जो हम पूरा प्रोसेस देख पा रहे हैं ये क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एटीपी का सिंथेसिस होना। दिस इज द नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई और एटीपी का सिंथेसिस हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअल में मैं इनहिबिटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पे आपको इसको रोकती हूँ और कुछ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताती हूँ इसके। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है इसमें एटीपी का सिंथेसिस ये हमने पढ़ा, ठीक है। लेकिन एटीपी का डिग्रेडेशन भी हो सकता है। अगर F1 और F0 दोनों सेपरेटेड हैं तो फिर F1 क्या करेगा? एटीपी को डिग्रेड करने का काम करेगा। देन इट इज फंक्शन एज एटीपीएज। अगर F1 F0 के साथ में अटैच्ड है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट बनी हुई है, सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो F1 F0 एसोसिएट होते हैं और एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। लेकिन अगर सेल में एटीपी की ज़रूरत नहीं है या हमें एनर्जी को ब्रेक करना है, हमें कोई सिंथेटिक प्रोसेस करना है, आपको एटीपी से एनर्जी चाहिए, तो F0 F1 से अटैच होता है और अब ये F1 एटीपीएज की तरफ वर्क करता है और एटीपी को डिग्रेड करता है। तो F1 F0 कॉम्प्लेक्स एटीपी सिंथेज होता है और F1 जो है वो आपका एटीपीएज होता है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और प्रोटॉन ग्रेडियंट का डेवलप होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ग्रेडियंट का डेवलप होना और प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और प्रोटॉन के ग्रेडियंट का डेवलप होना, ये एक फैक्ट है जो कि आपके एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही प्रोसेस जो हैं दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आपने किसी वजह से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रोक दिया तो एटीपी का सिंथेसिस भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने एटीपी सिंथेसिस को रोक दिया तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी नहीं होगा। अगर आपने इनहिबिटर यूज़ किए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को नहीं होने दे रहे हैं, तो एटीपी का सिंथेसिस भी नहीं होगा। और किसी तरह से अगर आपने एटीपी के सिंथेसिस में इनहिबिटर्स को यूज़ किया, एटीपी के सिंथेसिस को आपने रोक दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट भी नहीं होगा। सो बोथ आर कपल्ड रिएक्शन, एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटॉन की ग्रेडियंट डेवलप हो रही है, लेकिन एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा है। दोनों प्रोसेस अगर चलेंगे तो साइमल्टेनियसली दोनों चलेंगे, अदरवाइज अगर एक प्रोसेस नहीं हो रहा है तो दूसरा प्रोसेस भी नहीं होगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। सो एटीपी सिंथेसिस इज अ कपल्ड रिएक्शन। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एटीपी का सिंथेसिस है एक्चुअली इसमें एनएडीएच और एफएडीएच दोनों का अलग अलग तरीके से रोल होता है।
ठीक है। तो मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स हैव यील्ड पी और ओ रेशियो, ठीक है। पी इज द प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड ओ इज द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर यहाँ पे देखते हैं तो एटीपी जो है 1 एटीपी और 2 ऑक्सीजन का जो है इसमें कंजप्शन होता है। तो बिटवीन 2 and 3 व्हेन NADH एज एक्सेप्टर एंड बिटवीन 1 and 2 व्हेन द सक्सिनेट वाज द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अलग अलग, जैसे आपने NADH दिया तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स आपको 2 या 3 मिले, और FADH2 होता है तो आपको हो सकता है इलेक्ट्रॉन 1 या 2 मिले। Given the assumptions that PO should have an integral value, but experiments agrees that PO must be 3 for NADH and 2 for the succinate। तो एक्चुअल में स्टोरी ऐसे नहीं होती है। स्टोरी क्या होती है एक्चुअल, अगर हम एक्चुअल कंडीशन देखते हैं तो 4 प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती है एक एटीपी के लिए, ठीक है। 4 प्रोटॉन्स की ज़रूरत होती है एक एटीपी के सिंथेसिस के लिए। तो अगर आपका NADH जा रहा है तो कितना होता है, टोटल 10 ATPs जनरेट होते हैं, टोटल 10 प्रोटॉन्स की ग्रेडियंट बनती है। तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो कितने ATPs यहाँ पे जनरेट होने चाहिए, 2.5, ठीक है। 4 प्रोटॉन्स पे एक ATP बनता है, अगर 10 ATPs बन रहे हैं तो टोटल 2.5 ATPs बनते हैं। और अगर हम सक्सिनेट का देखते हैं तो सक्सिनेट के थ्रू आपके कितने ATPs जाते हैं, 6 ATPs जाते हैं। तो अगर 4 प्रोटॉन्स 1 ATP के लिए ज़रूरत होती है तो 6 ATPs पे आपके कितने प्रोटॉन्स बनेंगे बाय यूजिंग सक्सिनेट एज अ मॉलिक्यूल, 1.5 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया कि आप कहीं पे आप बात करते हो 2 या 3 की बात करते हो, कहीं पे आप कहते हो कि 1.5 एंड 2.5। तो दोनों में थोड़ा सा वेरिएशन है कि आपने पीओ रेशियो क्या लिया हुआ है, ठीक है। तो आप जैसे कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस सिट्रिक एसिड साइकिल दोनों रन कर रहे हैं, तो हम कहते हैं आइदर 30 और 32 ATP। तो वो जो 30 और 32 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअल में 1.5 आप ले रहे हो या 2 ले रहे हो, 2.5 ले रहे हो या आप 3 वैल्यू ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता है, बाकी कोई और नहीं। नॉर्मली जो हम बायोकेमिस्ट्री की जो कैलकुलेशंस करते हैं उसमें हम 3 और 2 की वैल्यू लेके चलते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू 2.5 एंड 1.5 होती है। यहाँ पे देखेंगे कि प्रोटॉन मोटिव फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली कुछ मोटिव फोर्सेस हैं एट द लेवल ऑफ, आपको बहुत ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स साइड नेगेटिव है और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस जो पॉजिटिव है, इसके लिए 3 ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसलोकेटर एंटीपोर्टर हैं ये, एटीपी सिंथेज एंड फॉस्फेट ट्रांसलोकेज ट्रांसपोर्टर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीपी जो -4 कंडीशन में है ये बाहर जाता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और ADP प्लस PI जो है वो अंदर की तरफ आता है। तो जो चार्ज बैलेंस है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का पॉजिटिव और नेगेटिव ये मेंटेन रहता है। इसी तरह से प्रोटॉन जो है वो ATP सिंथेज के थ्रू अंदर की तरफ आते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपकी पॉजिटिविटी आपने इंक्रीज कर दी। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपके एडेनिन न्यूक्लियोटाइड ट्रांसपोर्टर्स और फॉस्फेट ट्रांसलोकेज ट्रांसपोर्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये शटल सिस्टम है जो आपके लिवर, किडनी एंड हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। एक्चुअल में जो NADH है, NAD जो हमारी सेल के बाहर बनते हैं, सॉरी साइटोप्लाज्म में बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं बनते हैं। तो कौन से ऐसे शटल सिस्टम हैं जो इनको वापस अंदर की तरफ लेके आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उसके लिए मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है। आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सोलोएसिटेट से मैलेट का फॉर्मेशन होता है, तो क्या बनता है, NAD का जनरेशन होता है। आप मैलेट से ऑक्सोलोएसिटेट बनाते हैं तो NADH का जनरेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की बात है। मैट्रिक्स में आप कहते हैं कि मैलेट से वापस ऑक्सोलोएसिटेट का कन्वर्जन होता है और NAD का जनरेशन होता है। तो जो मैलेट जो आपका NADH इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आया थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन, देखिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ तक मॉलिक्यूल आसानी से आ सकता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ट्रांसपोर्टर सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं या शटल सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब NADH इंटर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आ जाते हैं, तो यहाँ से फिर ये वापस कैसे इनर मेम्ब्रेन में जाते हैं, इसके लिए ये शटल सिस्टम प्रेजेंट है। ऑक्सोलोएसिटेट मैलेट में कन्वर्ट होता है, ये मैलेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अंदर आता है और मैलेट से वापस से ऑक्सोलोएसिटेट का कन्वर्जन होता है, जिससे कि NADH का जनरेशन होता है। तो इस तरह से NADH जो है वो बाहर से माइटोकॉन्ड्रिया के इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स रीजन में आते हैं और फिर फर्दर आपके जो रिएक्शन होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह से ये एक शटल सिस्टम होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसमें ग्लाइकोलिसिस में जो आपका NADH बनता है ये साइटोसोलिक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज होता है, और यहाँ पे जो डाइहाइड्रोक्सी स्ट्रॉन्ग फॉस्फेट जो है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है।
और एफएडीसी जो एफएडीएच2 बनता है ये आपके यूबिक्विनोन QH2 को ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपका बेसिकली स्केलेटल मसल्स और ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और आप इसको पहचान पा रहे होंगे, ये वही स्लाइड है जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम 1 और 2 में एक्सप्लेन की थी इन वीडियो पार्ट 2। ठीक है, ये वही स्लाइड है जिसको मैंने वापस से यहाँ पे शो किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्लीट अगर हम एक ग्लूकोज की यील्ड की बात करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, तो ग्लाइकोलिसिस में आपके इन टोटलिटी 2 ATP जनरेट होते हैं और 2 NADH जनरेट होते हैं। पायरुवेट ऑक्सीडेशन में आपके 2 NADH जनरेट होते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम में सिट्रिक एसिड साइकिल जो चलती है उसमें आपके 6 NADH2 जनरेट होते हैं, 2 FADH2 जनरेट होते हैं, 2 ATP या अप टू GTP कह सकते, क्योंकि GTP बनते हैं वैसे तो, लेकिन GTP जो है डाइन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम की वजह से वापस से 2 ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो GTP ATP इक्वल बात है। NADH2 या FADH2 जो बनते हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्ट लेते हैं, और यहाँ से अगर आप 1.5 लेते हैं FAD के लिए और 2.5 लेते हैं NAD के लिए, तो आप कहते हैं 30 ATPs बनते हैं। लेकिन अगर आप 3 और 2 के रेशो की बात करते हैं तो आप कहते हैं 32 ATP जो है वो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन अगर होता है तो हमें मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप BSc में, MSc में, इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ये चाहती हूँ कि आप अगर UG लेवल पे इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं इसके एंजाइम्स की मैकेनिज्म क्या है, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अगर आपके UG लेवल पे ही क्लियर हो जाते हैं तो आपको बहुत ईजी होता है आगे MSc तक पढ़ने और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको अटेम्प्ट करने में। थैंक यू।